विशुद्ध राजनीतिक परिचर्चा। कौन कौन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहा है? तुहिन सिन्हा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, केसी त्यागी जी जुड़ रहे हैं मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं, खासे अनुभवी, बिहार की सियासत, बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले मणिशंकर पांडे जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर रामविलास पासवान गुट, मनोज सिंह काका प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और प्रियंका काकड़ जुड़ रही है मेरे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। तुहिन सिन्हा, इस बार चुनौती बड़ी है, 2014 और 2019 नहीं है। 37.5% का वोट शेयर 2019 में मिला, लेकिन इस बार विपक्ष 60% वोट शेयर के साथ लामबंद, एकजुट, संयुक्त नजर आ रहा है। नमस्ते गरिमा जी, नमस्ते सबको। देखिए, इस बार जो है हम पूरी तरह आश्वस्त है कि कम से कम 45% वोट शेयर आकर 320-300 सीट कम से कम हमें सीटें आने वाली है। ये जो इंडिया अलायंस है, इनको लगता है ये जो कर रहे हैं पिछले 3 महीने से वो पिकनिक पॉलिटिक्स या टाइम पास पॉलिटिक्स है। कभी राहुल गांधी जो है लालू परिवार के बावर्ची बन जाते हैं, कभी कूली बन जाते हैं, लेकिन जो जितनी भी इनकी मीटिंग्स हुई हैं उसमें ना तो कभी सीट शेयरिंग पर सहमति हो पाई है, ना प्रधानमंत्री के चेहरे पर सहमति हो पाई है। तो आखिर चर्चा क्या होती है? मेरे ख्याल से पोनमुंडी जी जो डीएमके के मिनिस्टर है, उन्होंने इनकी पोल खोल दी कि केवल और केवल यही चर्चा होती है इनकी मीटिंग्स में कि सनातन धर्म को कैसे जो है मिटाया जाए, क्योंकि इसके अलावा इनके पास पिछले 3 महीने में कोई एजेंडा नहीं। पिछले सप्ताह क्या घोषित उपचुनाव, एक सेकंड, सनातन पर आना पड़ेगा तो फिर राम नरेश अग्रवाल पर भी आऊंगी, जिन्होंने राम विस्की फिर वो एक अलग विषयांतर हो जाएगा। लेकिन तुहिन सिन्हा, क्या घोषी उपचुनाव योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सबने ताकत झोंकी, आपके आधा दर्जन कैबिनेट मंत्रियों ने प्रचार किया, लेकिन क्योंकि गठबंधन ने एक मॉडल रखा, सबने साझा उम्मीदवार उतार दिया। नतीजा आपके सामने। क्या ये चुनौती नहीं है? देखिए, पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हमें पूर्ण बहुमत मिला है, तो कहीं ना कहीं तो किसी रूप में आपको एंटी इनकम्बेंसी दिखेगा। बाईपोल में, और खास तौर पे इस तरह के बाईपोल में केवल और केवल जो कैंडिडेट है उसके चयन पर वोट पड़ते हैं, और अगर उस कैंडिडेट के चयन में कहीं जो है कोई त्रुटि हुई है हमसे, तो उसका छोटा मोटा खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में भारत का जो वोटर है वो इतना इवॉल्व कर चुका है कि स्टेट असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में भी वो अलग अलग नजरिए से अलग अलग मुद्दों पर वो वोट करता है। तो आप आ जाइए लोकसभा चुनावों पर भी। बाईपोल हार गए तो आज तो बिहार में एनडीए, आप बीच में क्यों काट रही हैं? पूरा कर लीजिए। अगर आप कह रही हैं बाईपोल के बारे में, तो आज जो डूसू के रिजल्ट आए हैं, जहां एबीवीपी ने पूरा स्वीप किया, मैं कहूंगा कि स्टूडेंट का मूड उससे पता चलता है पूरे देश में क्या है। तो मेरे ख्याल से जो आज भी मूड कंट्री का है, जो मूड है वो पूरी तरह जो है बीजेपी के पक्ष में है। और पिछले सप्ताह, पिछले शनिवार में आपके शो में था, आज केवल 7 दिनों में 3 बड़ी चीजें हुई हैं। एक, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, जिसमें 18 अलग अलग प्रकार के जो कारीगर हैं जिनको पहले कभी लाभान्वित नहीं हुए थे, वो पहली बार लाभान्वित होने वाले हैं बड़े पैमाने पे। दूसरा, लेकिन पहली बार ये भी तो हो रहा है, जो ये लोग नहीं पास करा पाए थे। तुहिन, ठीक है, मैं मान रही हूं आपकी बात, लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि आरजेडी जेडीयू आपके खिलाफ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे बिहार में। पहली बार ये हो रहा है कि जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के वोट काटती थी, वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आरएलडी समझ लीजिए, पूर्वांचल पर समाजवादी पार्टी समझ लीजिए, बीच में कांग्रेस भी कहीं सीट शेयरिंग में शामिल हो जाएगी, और बीएसपी भी अभी जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद दानिश अली मिलने पहुंचे राहुल गांधी से, तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें, 120 तो मिलाकर यही हो गई। तो बड़ी चुनौती तो है ये। गरिमा जी, आपको भी पता है कि नीतीश कुमार जी कितना व्याकुल हैं, और अभी भी वो किस तरह से समय समय पर एक अलग लाइन ले रहे हैं इंडिया अलायंस से, और अभी भी मौका तलाश रहे हैं इस तरफ जुड़ने का। यह अलग बात है कि इस वक्त हमें उनकी पार्टी में कोई उपयोगिता नजर नहीं आ रही है। शरद पवार के बारे में आप जानते हैं, वो किस तरफ है इनको नहीं पता है। अजीत पवार इस साइड आ चुके हैं, शरद पवार दोनों साइड खेलते हैं। तो इनकी जो अलायंस है
वो इलेक्शन के पहले ही टूटने वाली है। जो 28 पार्टी है वो मुश्किल से 10-12 या मुश्किल से 10-12-14 रह जाएंगी। जो मेन प्लेयर्स आज दिख रहे हैं शरद पवार और नीतीश कुमार, शायद वही इनके साथ ना रहे। नहीं, अगर आज ठीक है तो अरविंद केजरीवाल जाकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस के विरुद्ध। पर आ गए आप, अगर नहीं टूटे तब चुनौती है, ये स्वीकार कर लीजिए, टूट पर आना पड़ा आपको। नहीं, आप मुझे गिना रही है कि कितने लोग साथ हैं, कितना बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं, तो मैं यही कह रहा हूं कि ये लोग साथ नहीं है। साथ होना जो है, साथ होने की छवि दिखाना इनके लिए एक मजबूरी है इस वक्त, क्योंकि ये इनके लिए सर्वाइवल का बैटल है। हमारी नीतियां, हमारे जो एजेंडाज हैं वो बड़े स्पष्ट हैं। आज ये लोग जो है कनाडा के खिलाफ जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी का मामला है, ये स्टैंड नहीं ले पाते। रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस का एमपी है, कम से कम भारत के हित में बात करता है, लेकिन और कोई पार्टी बात नहीं कर पाता। और डाय का मुकाबला है, मैंने माना सर्वाइवल का प्रश्न है, लेकिन एक बात का जवाब दीजिए ना, अगर नहीं टूटा इंडिया अलायंस तो मुश्किल है। तो भी कोई मुश्किल नहीं है। 1971 में भी आपने देखा है किस प्रकार लोग जुड़े थे। तो कई बार जो है ना इस तरह से जब लोग जुड़ते हैं तो उसमें बड़ा स्पष्ट हो जाता है इनके पास मुद्दे क्या हैं। सरकार हटा दी गई थी इनके पास। पहली दफा गैर कांग्रेसी गठबंधन जुड़ा, इंदिरा गांधी को सत्ता से जाना पड़ा। की बात कर रहा हूं, आपको शायद नॉलेज कम है। मैं 1971 की बात कर रहा हूं। 1971 में और भव्य मेजोरिटी आया था, जो रूलिंग पार्टी थी उस वक्त इंदिरा गांधी की। तो कई बार जब विपक्षी पार्टियां केवल एक मंशा से जुटती हैं कि एग्जिस्ट जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है उसको हटाना है, और उनमें केवल और केवल नकारात्मकता होती है, कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं होता है, तो वो बैकफायर करता है। और यही इस बार भी होने वाला है। क्या है इनके मुद्दे? एक, ये लोग स्टैंड नहीं ले पाते हैं राष्ट्र हित के विषय पर, कनाडा के विषय पर, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय, कम से कम शशि थरूर थोड़ा तो बात कर पाते हैं भारत के हित में, रवनीत बिट्टू कर पाते हैं। राहुल गांधी क्यों चुप्पी साध लेते हैं? महिला आरक्षण बिल में तरह तरह के अड़ंगे इस बार भी इन्होंने लगाने की कोशिश की। क्यों राहुल गांधी में आज हिम्मत नहीं है कि जिस तरह ऑर्डिनेंस फाड़ा था उसको इस बार फाड़ सके? क्योंकि देश की राजनीति बदल चुकी है। जो लोग महिला आरक्षण और कोई भी सकारात्मक बिल को रोकेंगे उनका हश्र पूरा होने वाला है, इनको भी ये पता है। कम से कम असादुद्दीन ओवैसी में हिम्मत तो था कि वो खुलकर रोक सके। राहुल गांधी आज भी बाहर आकर जो है केवल और केवल शिकायत कर रहे हैं। फिर यही बता दीजिए तरह से कि आपने भी अपने इतिहास में पहली बार चुनावों की घोषणा से पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। आपके इतिहास में भी पहली बार हुआ, ये डर नहीं तो और क्या? यही तो बीजेपी की खासियत है, यही मौजूदा बीजेपी की खासियत है। ये प्रिडिक्टेबल नहीं है कांग्रेस की तरह। इसके पास इतने सरप्राइजेस हैं कि ये विपक्षी पार्टियों को आज से 6 महीने बाकी हैं, आज की तारीख से भी कम से कम 6 महीने बाकी है चुनाव में। कितने सरप्राइजेस मिलने वाले हैं विपक्षी पार्टियों को, आगे देखिए। ये मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी जो है जब फ्लेक्सिबल होती है तो हमेशा जो है वो जो रिजिड स्ट्रैटेजी से बेहतर होता है एक फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी। इसमें गलत क्या था? इसीलिए आपको लगा कि 2024 से पहले महिलाओं को और इंटैक्ट कर लिया जाए, लेकिन कहीं ये उल्टा ना पड़ गया हो आरक्षण का मसला, क्योंकि ओबीसी को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर आपका स्टैंड की जो अनक्लैरिटी है वो और ज्यादा फलक पर आई तो है, आई है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आरक्षण केवल एक तरीका नहीं होता है सशक्तिकरण का। पिछले 9 वर्षों में जो कार्य हुए हैं, भले वो नल से जल कार्यक्रम हो, भले वो उज्ज्वला स्कीम हो, ज्यादा से ज्यादा स्कीम जो है डायरेक्टली महिलाओं को उससे लाभ पहुंचा है। अरे वर्किंग वुमेन के लिए जो 3 महीने की मैटरनिटी लीव थी, अब वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव है। लेकिन आज उसके बावजूद आरक्षण आवश्यक था। जो चीजें पिछले 27 सालों से अटकी हुई थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा हमने उस बिल को केवल 2 दिन में पारित कराया। और कोई भी विपक्षी पार्टियां तरह के इन्होंने विरोध जताया, लेकिन 9 साल में याद आया। और ये आप कहने की भी स्थिति में नहीं है कि आप 33% आरक्षण में जो ओबीसी आरक्षण की मांग हो रही है वो हम नहीं देंगे, ये कह पाने की भी स्थिति में आप नहीं है।